हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड के एसएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर 6, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है और ये इस साल चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज का आ रहा है। ये चैप्टर इस साल 7 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो अपन को चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। उस चैप्टर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज केंद्रीय सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की डेफिनेशन है स्टेट विच इज एन intangible and invisible organization is an emotional concept. This organization which provides it a tangible form is known as government. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है स्टेट जो कि intangible का मतलब होता है फ्रेंड्स अमूर्त, मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती, जिसकी कोई आकार नहीं होता, शेप नहीं होती, उसे कहते हैं इंटेंगिबल। ठीक है फ्रेंड्स, और इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अदृश्य संगठन। मतलब स्टेट है ना, उसकी कोई शेप नहीं है और वो एक अदृश्य संगठन है। और ये इमोशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको अपन सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इमोशनल अवधारणा है। ठीक है फ्रेंड्स, और एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसे टेंगिबल फॉर्म प्रोवाइड करती है, मतलब इसे कोई शेप देती है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। मतलब एक गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ है जो अपने राज्य को एक शेप देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब तो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड माई व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, एक इंटेलेक्चुअल है, कोई फिलोसफर है, उसने कहा है, कोई डेफिनेशन दी है तो उसकी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गार्नर हैज़ डिफाइंड गवर्नमेंट एज, उसने डिफाइन करा, आप देखिए पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और मशीन थ्रू विच अ स्टेट पॉलिसीज आर डिटरमाइंड एंड नॉर्मल इश्यूज आर रेगुलराइज्ड एंड पब्लिक वेलफेयर इज डेवलप्ड। मीन्स गार्नर ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा अपन स्टेट पॉलिसीज को निर्धारित करते हैं। स्टेट पॉलिसीज मतलब राज्य की जो नीतियाँ होती है उसको निर्धारित करते हैं। एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा अपन राज्य की नीतियाँ निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नॉर्मल मुद्दों पर भी निर्धारित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे नियमित करते हैं और पब्लिक वेलफेयर बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स आ गए। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से? पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन 3 में से अभी इस वीडियो में कुछ ही टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो है ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन इस चैप्टर के कोई 1-2 पेज ही पढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला पहला आता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट ऑर्गन। जैसा आपको पता है फर्स्ट ऑर्गन होता है, 3 ऑर्गन से पहले फर्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है? लेजिस्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इन द कॉन्टेस्ट टू द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम द लेजिस्लेचर हैव बीन फॉर्म्ड ऑन 2 लेवल्स। अब लेजिस्लेचर के भी 2 लेवल्स है। कौन कौन से? फेडरल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने है ना फेडरल लेजिस्लेचर को क्या कहा है? पार्लियामेंट भी कहा है। क्या कहा है? पार्लियामेंट भी कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, according to the provision of article 79 of the Indian Constitution there is a parliament in the Indian Union। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 के तहत ये है कि अपने जो इंडियन यूनियन में है ना, अपना एक जॉइंट फॉर्म है। किस किस का है वो जॉइंट फॉर्म? एक तो प्रेसिडेंट का है और 2 हाउसेस, उससे मिलकर बनी है एक पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और वो 2 हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड, इन दिस मैनर पार्लियामेंट रिफर्स टू द जॉइंट फॉर्म ऑफ ऑल 3। मतलब पार्लियामेंट एक 3 चीज से जुड़ी है। वो कौन कौन सी 3 चीज है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले लोकसभा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे अपन। तो फ्रेंड्स, लोकसभा है, पहला हाउस है और लोअर हाउस है। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो इसके जो मेंबर्स वो कैसे इलेक्ट होते हैं, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये कब होता है, 18 साल के ईयर के बाद ये अपन को राइट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। फ्रेंड्स, in the beginning the number of members of the Lok Sabha was fixed as 500 by the constitution, but at that, तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि जो सबसे पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित किए थे, सिर्फ 500 सॉरी सिर्फ 500 मेंबर्स ही सेलेक्ट हुए थे, मतलब 500 मेंबर्स ही होते थे। पर अब टुडे बट एट टाइम्स, मतलब अब कितने मेंबर हो गए, अब थोड़े इंक्रीज हो गए। अब कितने हो गए, अब ये क्या हुआ, जो 9 एक्ट गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987 के तहत क्या हुआ कि जो है ना, जो इसकी संख्या है ना वो थोड़ी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि 1987 में क्या था, गोवा को भी एक स्टेट ले लिया था, गोवा को भी एक स्टेट ले लिया था। तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स कितने हो गए, 552 हो गए। अभी 552 कैसे इलेक्ट होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो 530 तो कैसे इलेक्ट होते हैं, वेरियस स्टेट से। ठीक है फ्रेंड्स, और 20 मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 मेंबर्स है ना वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, और उनको कौन करता है, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। अब आप पूछोगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है, तो फ्रेंड्स जो इंडिया के लोग हैं, मतलब सिटीजन तो इंडिया के, पर रह फॉरेन में है, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट करता है, और कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। फॉर्मेशन अपन ने देख लिया, अब इलेक्शन। अब मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। मैंने बताया था कि फ्रेंड्स 18 साल के बाद सबको राइट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, तो अपन भी ये वोट दे सकते हैं अब। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए अपन वोट दे सकते हैं, और 18 एज के हो जाते हैं तो अपन को क्या माना जाता है, अडल्ट पर्सन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, अब जितने मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा, उनके पास होता है सिंगल मेंबरशिप प्रोवाइडेड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो इसको अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उनका। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन सबसे पहली बात, और ये पॉइंट हर क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्या है, ही शुड बी अ एज ऑफ 25 और मोर, और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसने है ना, उसका कोई ऑफिस होल्ड, उसने कोई, जो आप कोई बन रहा है मेंबर, उसने है ना कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रखा हो प्रॉफिट में, मतलब वो एक टाइम पे एक बार ही रह सकता है। जैसे कि अगर वो है ना, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई अगर उसका कोई ऑफिस हो खुद का प्रॉफिट का, तो उसको वहाँ से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला है कि ही शुड नॉट डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल्ड, मतलब वो मेंटली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए वो। ठीक है फ्रेंड्स, और बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्वालिफिकेशन थे। अब इसका टेन्योर और टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, वो पढ़ते हैं अपन। तो उसका टर्म है 5 साल का, मतलब 5 साल बाद नई लोकसभा आएगी, न्यू मेंबर्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेने के बाद प्रेसिडेंट है ना इस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर इट्स टेन्योर, मतलब जैसे कि लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। पर अगर ये लोकसभा सही से काम नहीं कर रही तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेके क्या करेगा, इसकी जो सरकार है वो ख़त्म कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इंडिया में कितनी बार हो चुका, 9 बार हो चुका अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मीटिंग कैसे होती है फ्रेंड्स, मीटिंग है ना लोकसभा और राज्यसभा कौन करवाता है, प्रेसिडेंट, और इसे पोस्टपोन कौन करवा सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही करा सकता है। और एक रूल है इसके रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट कि क्या है कि जो मीटिंग है ना लोकसभा की, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट आता है ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब
कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, कौन कौन से स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 93 आर्टिकल के तहत लोकसभा लोकसभा खुद ही अपना एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट कर सकती है फ्रॉम इस अमंग्स इट्स मेंबर्स। मतलब उसके जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसमें से कोई एक मेंबर को स्पीकर और एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आल्सो रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस। और क्या कर सकती है लोकसभा, और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? एक बिल पास करके, बिल पास करेगी वो, और उसके लिए क्या चाहिए होगा? मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल पास करेगी वो लोकसभा और उसको मेजोरिटी चाहिए उसके मेंबर्स की। अब जैसे कि वो बिल पास हो गया तो हट जाएंगे, बट दिस टाइप ऑफ बिल कैन बी ओनली प्रेजेंटेड। और ये जो बिल है ना वो राज्यसभा में नहीं होंगे प्रेजेंट, ये किस में होंगे? सिर्फ लोकसभा में ही होंगे प्रेजेंट। इफ अ नोटिस हैज गिवन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ सच बिल एट लीस्ट 4 days prior। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आप है ना वो जो बिल पास कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस आपको देना पड़ेगा 14 days पहले ही उस प्रेजेंटेशन के बारे में, मतलब उस मुद्दे के बारे में, आपको उस मैटर के बारे में पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। और कितने दिन से पहले देना पड़ेगा? 14 days पहले देना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू गेट वेजेस एंड अलाउंसेस एज फिक्स बाय पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हकदार हैं वो अपनी सैलरी लेने से, और जो पार्लियामेंट ने फिक्स करी, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता उनकी सैलरी काटने से, मतलब उनको मिलेगी हर महीने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब स्पीकर, अब तो आपको पता है इस प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला जी, ये याद रखना आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके फंक्शन देख लेते हैं अपन। फंक्शन क्या क्या है देखिए फ्रेंड्स। पहला फंक्शन है द स्पीकर प्रिसाइड्स अपॉन ऑल द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड ही इज बीइंग द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग लॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो स्पीकर है ना वो जितनी भी मीटिंग्स होती है ना लोकसभा की, उसमें हर जगह प्रेजेंट रहेगा, प्रिसाइड्स रहेगा, मतलब हर जगह रहता है, हर मीटिंग में रहता है। और वो एक स्पीकर है, इस नाते वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो मीटिंग हो रही है उसमें वो लॉ मेंटेन रखे, मतलब कोई ऐसी बातें ना करे बिना अगेंस्ट लॉ की, मेंटेन लॉ करे और डिसिप्लिन बनाए रखे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है उसका काम। और जो एंटायर प्रोसेस और प्रोसीडिंग होती है ना वो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि क्या करेंगे आगे और नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो अपने लीडर ऑफ हाउस की एडवाइस लेके, सलाह लेके क्या कर सकता है? फिक्स कर सकता है टाइम डिबेट का, कि तुम इतने टाइम में तुम इतना बोलना है, तुम इतने टाइम पे इतना बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, वो डिसाइड फिक्स कर सकता है टाइम, किसकी सलाह लेके? लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, और वो जो डिबेट और डिस्कशन चलता है ना वेरियस इश्यूज में, मतलब वेरियस मुद्दों पे, तो वो फिक्स कर देता है टाइम कि तुम इस टाइम पे तुम ये बोलना और इस टाइम पे तुम ये बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है ही इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफिस चेयरमैन ऑफ सम कम्युनिटीज ऑफ द हाउस। मतलब कि कोई कोई समितियां हैं, मतलब कम्युनिटी मतलब समितियां, कोई कोई समितियों में तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस चेयरमैन रहता है, पर कोई कोई समिति है जिसमें वो प्रेजेंट नहीं रह पाता, तो क्या करता है वो कि वो एक आदमी को चेयरमैन घोषित कर देता है उसके एब्सेंस में। और वो जो चेयरमैन को घोषित करा है वो चेयरमैन जो है ना स्पीकर के जो निर्देश देता है ना, जो गाइडलाइंस देता है उसके ऊपर ही काम करता है। मतलब एंड दीज कम्युनिटीज परफॉर्म वर्क अंडर हिज डायरेक्शन। मतलब जो स्पीकर ने जो उसको जिस आदमी को सेलेक्ट कराया है वो आदमी है ना स्पीकर के कहने पर ही वो काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी एब्सेंस में। तो अगला आता है स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी और नॉट, कि वो जो बिल है वो मनी का है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला आता है ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्पीकर। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब वार्तालाप ले लो, या फिर कोई कन्वर्सेशन, या फिर कुछ पूछना है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से, तो वो किसके थ्रू पूछेगा? स्पीकर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टीचिंग। तो अब आते हैं अपना लास्ट आता है राज्यसभा का टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा सेकंड हाउस है और अपर हाउस है। ठीक है फ्रेंड्स, और लोकसभा थी फर्स्ट हाउस थी और लोअर हाउस थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब
जो राज्यसभा है उसको लेस पावर दी गई है कंपेयर टू लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स। पर उसको जितने भी पावर दी है उसमें उसकी खुद की पहचान है और उसका खुद का सिग्निफिकेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द राज्यसभा इज 250, मैक्सिमम नंबर 250 होते हैं, पर प्रेजेंट टाइम में अब कितने रह गए, सिर्फ 245 ही रह गए। अब ये 245 कहाँ से इलेक्ट होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 12 मेंबर्स तो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये मेंबर्स को इलेक्ट कर रहा है ना प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स, वो 12 मेंबर्स किस किस फील्ड में अच्छे होने चाहिए, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, स्पोर्ट्स में और सोशल सर्विस में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो 233 मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल। जैसे आपको पता है हमारे राजस्थान में भी विधानमंडल है, वो अपॉइंट करती है 233 मेंबर्स को। और जो 233 मेंबर्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस से इलेक्ट होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। इस वर्ड को, इस शब्द को आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रेसिडेंट में भी पढ़ेंगे ये वाला वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, और किसकी सहायता से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिमिलर प्रतिनिधित्व से की सहायता से ये इलेक्ट होता है। और कौन से प्रोसेस से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। और ये वेरियस स्टेट्स और टेरिटोरियल लेजिस्लेचर से के मेंबर्स होते हैं जो ये इलेक्ट होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। और किसकी सहायता से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिमिलर प्रतिनिधित्व, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर उसका मेंबर बनना है तो मेंबर बनना है तो वही सेम क्वालिफिकेशन है जो लोकसभा में। क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा आर सेम इन द केस ऑफ लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स। अब द ओनली डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कितना एज चाहिए होती है, 25 या फिर उससे ज़्यादा। और राज्यसभा में कितनी चाहिए होती है, ही शुड बी एज ऑफ 30 ईयर्स और मोर, 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका टेन्योर क्या होता है, टेन्योर ऑफ मेंबर्स। अब राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, उसको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। पर जो टर्म है ना इसके मेंबर्स का, हाउस तो सस्पेंड नहीं होगा पर मेंबर्स तो सस्पेंड होंगे ना फ्रेंड्स। तो कितना टेन्योर है उनका, 6 ईयर्स का है। और जो 1/3 मेंबर्स है ना राज्यसभा के, वो 2 ईयर्स के बाद रिटायर होते रहते हैं, रेजिग्नेशन लेते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके ऑफिसर्स कौन से हैं, एक तो चेयरमैन है और एक डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, ये 2 ऑफिसर्स है इसके। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो है राज्यसभा का एक्स चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन है, ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का। और उसका कितना कितना टेन्योर होता है, 5 ईयर्स होता है। और राज्यसभा है ना खुद ही अपॉइंट करती है 1 मेंबर को, मतलब उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जैसे कितने होते हैं, 245 थे, 245 में से राज्यसभा एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन और एक को चेयरमैन, सॉरी एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका उसका टेन्योर कितना का होता है, 6 ईयर्स का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट उसके भी आगे का पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।